एवरीवन वेलकम बैक टू शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। हम लोगों ने स्टार्ट किया था भाई कल आपका इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज, ठीक है, जिसमें कल हम लोगों ने डिस्कस किया था आपके 1857 का जो रिवॉल्ट था, बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर तरीके से एमसीक्यूज के थ्रू, ठीक है। अब उससे नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। आज के सेशन में हम लोग नेशनल मूवमेंट के जो 1858 से लेके 1905 तक इंपॉर्टेंट इवेंट्स है उस पे बेस्ड हमारे एमसीक्यूज रहने वाले हैं। ऐसे ही हम लोग कंटिन्यू करके हमारे जो पार्टीशन और इंडिपेंडेंस होता है उस तक हम लोगों ने ये पहले इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करनी है, उसके बाद हम लोग दूसरे सब्जेक्ट्स उठाएंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। इस सेशन की भी आपको पीपीटी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। रात को मैंने जितने भी प्रीवियस हमारे लेक्चर्स थे उनकी पीपीटीज़ अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है, वहाँ से आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसको डाउनलोड करके रिवाइज पर्पज़ के लिए रख सकते हैं अपने पास, ठीक है। और इससे पहले वाला जो रिवॉल्ट का 1857 वाला सेशन था वो भी आप ज़रूर से देख लीजिएगा, देन आप इसको कंटिन्यू करिएगा क्योंकि हम लोग इसको कंटिन्यू कर रहे हैं कंटिन्यूटी वाइज। 1857 से हम लोग चल रहे हैं, ठीक है, और हम लोग जाके रुकेंगे भाई आपका 1947 तक, ठीक है। आज के सेशन में 1858 से लेके 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल तक हम लोग पूरी डिस्कस करेंगे थ्रू एमसीक्यूज, ठीक है। कल के सेशन में हमारा 1906 से हम लोग कंटिन्यू करेंगे और 1918 तक चलेंगे हम लोग, ठीक। देन आपके बाद नेक्स्ट वाला 1919 से लेके 1939 तक रहने वाला है, वर्ल्ड वॉर 1 तक रहेगा। उसके बाद हम लोगों ने 1939 से लेके 1947 वाला लेक्चर जो लास्ट होगा हमारी मॉडर्न हिस्ट्री का, वो करके पूरा का पूरा आपका कंपाइल हो जाएगी पूरे के पूरे आपके सेशंस। 5 लेक्चर रहने वाले हैं जो आप लोग एमसीक्यूज के थ्रू हम लोग करने वाले हैं, जिसमें 100+ एमसीक्यूज होंगी, ठीक है। 100+ आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये मॉडर्न हिस्ट्री की रहेगी। अच्छे से आपका प्रॉपर तरीके से इस सीरीज में रिवीजन हो जाएगी, ठीक है भाई। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बाकी वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। आ जाओ पहले क्वेश्चन पर भाई। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया यहाँ पे, हु स्टार्टेड द न्यूज़पेपर इंडियन सोशलिस्ट अब्रॉड। अब्रॉड में इंडियन सोशलिस्ट न्यूज़पेपर किसने स्टार्ट किया था, ये आपसे यहाँ पूछा गया है भाई। यस, वीर सावरकर, लाला हरदयाल, भूपेंद्र दत्त, श्याम जी कृष्ण वर्मा जी। यस, इंडियन सोशलिस्टिक ये न्यूज़पेपर किसने स्टार्ट किया था भाई, ये आपसे यहाँ बोला गया है। तो ये किसने शुरू किया था भाई, श्याम जी कृष्ण वर्मा जी। ओके, याद रखना है आपने, श्याम जी कृष्ण वर्मा जी ने ये आपका स्टार्ट किया था। और ये वही हैं जिन्होंने फाउंड किया था आपका, यस, इन्होंने फाउंड किया था इंडियन हाउस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है भाई साहब, इंडियन हाउस ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर, ये भी आपको याद रखना है। इंडियन हाउस ऑर्गेनाइजेशन भी किन्होंने स्टार्ट किया था आपका, दैट इज़ इन 1905 1905 में ये श्याम जी कृष्ण वर्मा जी ने स्टार्ट किया था। इसी को ही बाद में हम लोगों ने प्रोड्यूस करके और एडिट करके इसका नाम क्या कर दिया था, द इंडियन सोशलॉजिस्ट। ओके, द इंडियन सोशलॉजिस्ट, इसी को ही हमने बाद में एडिट करके ये कर दिया था, ठीक है। और इसका टाइटल आपसे अगर पूछा जाए तो टाइटल क्या था इसका भाई, एन ऑर्गन ऑफ फ्रीडम ऑफ पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स। क्लियर, तो ये आपको याद रखना है रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, श्याम जी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे वीर सावरकर की, विनायक दामोदर सावरकर, जिनको आप लोग क्या कहते हैं भाई साहब, स्वतंत्रता सावरकर, ठीक है, स्वतंत्रता सावरकर नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इनकी एक बुक थी द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस इन्होंने 1857 के रिवॉल्ट को कहा था वीडी सावरकर जी ने, ठीक है, याद रखना है आपने, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। क्लियर, ये भी आपको याद रखना है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस ये किसने कहा था, वीडी सावरकर जी ने कहा था 1857 की वॉर को, ठीक है भाई साहब, ये आपको याद रखना है। और इन्होंने ही अभिनव भारत, एक सीक्रेट सोसाइटी जो थी वो भी इन्होंने ही ऑर्गेनाइज की थी, ये भी आपको याद रखना है भाई, अभिनव भारत। एक तो वीडी सावरकर जी थे, इनके साथ कौन थे भाई आपके, जीडी सावरकर, इनके भाई थे। इन दोनों ने मिलके ये अभिनव भारत जो है ये स्टार्ट की थी, एक संस्था, एक सीक्रेट सोसाइटी थी जो रिवोल्यूशन के लिए काम करती थी, ठीक है भाई, ये थे आपके वीडी सावरकर जी। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग यहाँ पे लाला हरदयाल जी की
ठीक है। लाला हरदयाल जी एक इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल थे भाई, स्ट्रगलर थे, बड़े ही इंपॉर्टेंट थे ये। 1913 में पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन में इन्होंने गदर पार्टी फाउंड की थी। क्लियर है, याद रखना है आपने। गदर पार्टी किसने फाउंड की थी? आपकी लाला हरदयाल जी ने। क्लियर, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपके पास भूपेंद्र दत्ता। भूपेंद्र दत्त जी कौन थे? या भूपेंद्र कुमार दत्त, ये हमारे एक इंडियन फ्रीडम फाइटर थे जो इंडियन इंडिपेंडेंस, जो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट लड़े थे हमारे साथ। ठीक है भाई, ये 4 पर्सनैलिटीज थी, 4 के बारे में आपको मैंने सारा बता दिया है। ठीक है। आ जाए अगले सवाल पर। द ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन। इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो ब्रिटिश कमेटी थी वो कब फाउंड की गई, ये आपको यहाँ पे पूछा गया है। यस, आईएनसी की फॉर्मेशन नहीं पूछी गई है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये ब्रिटिश कमेटी जो आईएनसी की थी, इसकी फॉर्मेशन कब की गई थी ये बोला गया है, और ये आपकी की गई थी भाई 1889 के अंदर। ठीक है, याद रखना है कब की गई थी, 1889 के अंदर ये की गई थी। ठीक है, इसका एम क्या था? इंडियन इश्यूज़ का जो इंडियन इश्यूज़ जो हैं उसकी अवेयरनेस को फैलाना। ठीक है, पब्लिक के अंदर, और जो गवर्नमेंट है इंडिया की वो रिस्पॉन्सिबल है जो भी ये इश्यूज़ हैं इसके तहत। ठीक है, तो ये थी इसकी कमेटी, ये आपको याद रखना है। ठीक है मेरे भाई, बाकी आईएनसी की अगर बात करें तो आईएनसी की फॉर्मेशन कब हुई? 1885 में। ठीक है, 1885 में इसको किया फॉर्म किसने? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा इसको फॉर्म किया गया। क्लियर है, ये आपको याद रखना है। ठीक है भाई, चलो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ नेशनलिस्ट एक्सट्रीमिस्ट लीडर? ठीक है भाई साहब, ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। यस, इंडियन नेशनल कांग्रेस में इनमें से एक्सट्रीमिस्ट लीडर कौन सा नहीं है, ये आपसे यहाँ पूछा गया है। अब थोड़ी सी पहले बात कर लेते हैं ये एक्सट्रीमिस्ट क्या चीज़ है भाई। आपकी जो आईएनसी है, ठीक है भाई, आईएनसी के जो लीडर्स थे ये फर्दर 2 कैटेगरी में आते हैं। एक आते हैं आपके पास मॉडरेट्स। क्लियर है मेरे भाई, क्या आते हैं? मॉडरेट्स। दूसरे आपके पास आते हैं एक्सट्रीमिस्ट्स। ठीक है, मॉडरेट्स जिनको आप कहते हैं नरम दल, और एक्सट्रीमिस्ट जिनको आप कहते हैं गरम दल। ठीक है, मॉडरेट्स कौन थे भाई? जो किस पे बिलीव करते थे भाई? ट्रिपल पी पर। ट्रिपल पी क्या है भाई साहब? प्रेयर, प्लेज, पेटिशन। एक्सट्रीमिस्ट कौन थे भाई? ये मासेस पे बिलीव करते थे, मतलब भीड़ करते थे, उन पे ये बिलीव किया करते थे। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट्स एरा आपका शुरू होता है 1885 से लेके 1905 तक। ठीक है, 1885 से लेके 1905 तक कौन सा एरा रहता है हमारा? मॉडरेट्स एरा रहता है। एक्सट्रीमिस्ट आपका कब रहेगा भाई? 1906 से लेके 1915 तक। ठीक है, 1915 तक क्यों? क्योंकि 1915 में गांधी जी आते हैं, उसके बाद हमारा थर्ड एरा शुरू हो जाता है, दैट इज गांधीयन एरा। ठीक है, ये कौन सा स्टार्ट हो जाता है? गांधीयन एरा। और 1915 से लेके 1947 तक कौन सा एरा रहता है हमारा? गांधीयन एरा। ये 3 एरा इंपॉर्टेंट हैं मॉडर्न हिस्ट्री के। आप लोगों को ये 3 एरा अगर अच्छे से पता होंगे तो आपको पूरी मॉडर्न हिस्ट्री ऑन द टिप होगी। क्लियर है भाई साहब, ये आपको याद रखना है। और यहाँ आपसे पूछा गया है कौन सा ऐसा है जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर नहीं था, नॉट अ नेशनल एक्सट्रीमिस्ट लीडर। तो कौन? बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, श्री अरबिंदो घोष। तो ये आपके थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है भाई साहब, कौन थे ये? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्लियर है, ये आपको याद रखना है। ठीक है भाई, ऑप्शन 3 हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक, अब सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अगर मैं बात करूं, ये अर्लीस्ट पॉलिटिकल लीडर थे जो ब्रिटिश रूल के टाइम रहा करते थे। इनको राष्ट्रगुरु और इंडियन बुरके भी कहा जाता है। याद रखना है, क्या बोला जाता है भाई? राष्ट्रगुरु और इंडियन बुरके कहा जाता है। क्लियर है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये एक मॉडरेट्स थे, एक्सट्रीमिस्ट नहीं थे ये। यहाँ पे नॉट पूछा गया एक्सट्रीमिस्ट का। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, श्री अरबिंदो घोष, ये कौन थे? ये एक्सट्रीमिस्ट एरा के लीडर्स थे, जो मतलब कि मास भीड़ इकट्ठा करते थे। ये वो लोग होते थे जो बोलते थे भाई साहब मांगने से कुछ नहीं मिलेगा, छीनना पड़ेगा, हक हमें क्या करना पड़ेगा? हक छीनना पड़ेगा। तो ये वो लोग हुआ करते थे, आपको ये याद रखना है। इसका आंसर क्या होगा भाई साहब? 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलो पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपकी हिस्ट्री रिवाइज करवा देता हूँ मैं। ठीक, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है भाई साहब, ये 2 मैंने आपको बताए 2 लोग थे ये। ठीक है, 2 कैटेगरीज में स्प्लिट हो गए थे आपके। कांग्रेस आईएनसी के थे जो। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस थे ये। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो थे ये कब हुए थे अलग? 1907 का जो सेशन हुआ, जिसको आप लोग सूरत स्प्लिट कहते हो। ठीक है, सूरत स्प्लिट में ये अलग हो गए थे, ये आपको
याद रखना है। ठीक है भाई साहब। अब मैं अगर बोलूँ ये मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट को इकट्ठा कब करवाया गया था, तो वो आपका 1916 का जो सेशन हुआ था वहाँ पे लखनऊ सेशन जो हुआ था आपका, ठीक है, जो MC मजूमदार जी ने प्रिजाइड किया था, उस सेशन में इनको दोबारा से साथ में लाया गया था। ये भी आपको पता होना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, बाकी बाल गंगाधर तिलक जी हो गए, बिपिन चंद्र पाल जी हो गए, उसके बाद आपके श्री अरबिंदो घोष जी हो गए, लाला लाजपत राय जी हो गए। तो ये कौन थे? ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे। कौन से थे? एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। लाल, बाल एंड पाल, ये ट्रायो आपको याद रखना है। ये ट्रायो क्या था? आपका एक्सट्रीमिस्ट एरा का पार्ट था। क्लियर है भाई? अब चलते हैं, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए सर, अगला सवाल क्या बोला गया आपसे? ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल ऑन विच डे द INC इंडियन नेशनल कांग्रेस सेलिब्रेटेड द पूर्ण स्वराज। यस, फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान INC ने पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाने की बात की गई थी, डिक्लेयर किया गया था? यस भाई बताओ। जनवरी 26 1930, जनवरी 29 1929, या अगस्त 16 1930, अगस्त 18 1930? यस बताओ मेरे भाई, कब ये मनाने की बात की गई थी? पब्लिक डिक्लेरेशन मेड किया गया था इस दिन के लिए। यस, तो भाई साहब INC का एक सेशन होता है 1929 में। ठीक है, कहाँ होता है ये? लाहौर के अंदर होता है। क्लियर है? कहाँ होता है? लाहौर के अंदर होता है। इसको प्रिजाइड कौन करते हैं? जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी करते हैं 1929 वाले सेशन को प्रिजाइड। इस दिन ये तय किया जाता है कि भाई साहब 26 जनवरी 1930 को, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे भाई? पूर्ण स्वराज ले लेंगे। क्या कर लेंगे? पूर्ण स्वराज हम लोगों ने डिक्लेयर कर देना है। इस दिन हम लोगों ने आज़ादी ले लेनी है। ठीक है, पूर्ण स्वराज तो नहीं लिया, बट इस दिन को यादगार, इस दिन को एक मेमोरियस डे बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया था? रावी रिवर के बैंक पर हमारा जो ट्राई कलर का फ्लैग था, ठीक है, वो लहराया था हम लोगों ने। ठीक है, फ्लैग होस्ट किया था हम लोगों ने। कहां पे? रावी रिवर के फ्लैग के ऊपर। ये आपको याद रखना है। इसी दिन को हम लोगों ने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस था, हमारे जो मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो थे, उन्होंने 26 जनवरी 1950 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट पे आया था, इस डेट को ऑनर करने के लिए, डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज का, तो इसी डेट को हम लोग क्या मनाते हैं भाई साहब? हमारा रिपब्लिक डे भी 26 जनवरी को मनाया जाता है। मैक्सिमम बच्चों को पता नहीं होता है क्यों मनाते हैं, तो ये था उसका रीजन। ठीक है भाई साहब, 29 में जो लाहौर सेशन हुआ, प्रिजाइड किया जवाहरलाल नेहरू जी ने, इस दिन ये तय किया गया था 26 जनवरी 1930 को हम लोग पूर्ण स्वराज ले लेंगे, बट ऐसा हुआ नहीं था। तो इस दिन को यादगार बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया था? रावी रिवर के ऊपर हमारा जो इंडिया का ट्राई कलर फ्लैग है वो होस्ट किया था। तो ये डेट क्या हो गई? 26 जनवरी 1930। क्लियर है मेरे भाई? समझ आ रही है? सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दिया करना। ठीक है भाई साहब, बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब आप लोग कर ही देते हो, बड़े अच्छे बच्चे हो आप। ठीक, चलो अगला सवाल पे आ जाओ। अगला सवाल डिस्कस करने से पहले आपको बता दूं, ये जो PPT है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां से डाउनलोड कर दीजिएगा विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन माने कि जैसे A पार्ट है तो A पार्ट की एक्सप्लेनेशन आपको क्वेश्चन के नीचे, B की भी, C की भी, D की भी। ठीक है, यहाँ ऐसा नहीं होगा कि टिक मार के आपको दे दूंगा PPT, नहीं, विद डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको ये मिल जाएगी, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। व्हेन वाज द ऑर्डर डिवाइडिंग द प्रोविंस ऑफ बंगाल इनटू 2 पार्ट्स इश्यूड बाय लॉर्ड कर्जन? ठीक है भाई, अब यहां पे पहली चीज क्या पता चल गई आपको कि पार्टीशन जो हुआ आपका, ठीक है, क्या हुआ? पार्टीशन जो हुआ आपका बंगाल का, वो किसके द्वारा करवाया गया? यहां तो क्वेश्चन में दिया गया है लॉर्ड कर्जन। ठीक है भाई साहब, किसके द्वारा इशू किया गया था भाई साहब? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। कब दिया गया ये बोल रहे हैं भाई? 20 जुलाई। ओके, याद रखना है 20 जुलाई 1905। क्लियर है? 20 जुलाई 1905 को ये पार्टीशन ऑफ बंगाल का जो ऑर्डर है वो कौन देता है आपका? दैट इज लॉर्ड कर्जन जी। ठीक है भाई साहब, अब यहाँ पे इन्होंने बोला क्या कि ये पार्टीशन करना क्यों है भाई? जरूरत क्या है पार्टीशन की? है ना, जैसा चल रहा है वैसे चलने देना चाहिए था। अब जो लॉर्ड कर्जन है इसने थोड़ा सा दिमाग लगाया, इसने बोला भाई साहब क्या रीजन दूं? इसने बोला भाई साहब टू लॉर्ज टू, भाई साहब उसने बोला क्या, जो बंगाल का पोर्शन है ये क्या है? इसने बोला ये बंगाल है, तो यहाँ पे भाई साहब हम लोग
इतना बड़ा एरिया है, इसमें रूल नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से सर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए इसको दो पार्टों में डिवाइड करना पड़ेगा, ये इसने रीजन दिया। तो यहाँ पे क्या था आपके पास, एक था आपके पास क्या भाई साहब, वेस्ट बंगाल। बंगाल को हम लोगों ने दो पार्ट्स में बांट दिया, एक कर दिया ईस्ट बंगाल, ठीक है, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल कर दिया हम लोगों ने, ये दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। अब किस बेसिस पे इसने इसको डिवाइड किया था, जो ईस्टर्न पार्ट था बंगाल का ये वाला, इसमें मेजॉरिटी जो थी वो मुस्लिम्स थे, ठीक है, क्या थे, मुस्लिम थे। अब वेस्ट बंगाल में जो मेजॉरिटी थे वो हिंदूज थे। क्लियर है मेरे भाई, क्या थे, जो मेजॉरिटी वेस्ट बंगाल में हिंदूज हुआ करते थे, ईस्ट बंगाल में मुस्लिम हुआ करते थे। अब इसने बोला भाई साहब एक काम करते हैं, अब इन्होंने इंडिया को तोड़ना स्टार्ट किया। क्या तोड़ना स्टार्ट किया, हिंदूज को अलग कर दो, मुस्लिम्स को अलग कर दो, ये आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट होकर लड़ते रहेंगे, हम लोग इन पे रूल करते रहेंगे, ठीक है। तो ये इन्होंने सेंट्रल रीजन का, जो बोथ रीजन से इनको ये डिवाइड करने का, ये इन्होंने एक फिजिकली पार्टीशन करने का रीज़न दिया कि बड़ा बहुत बड़ी टेरिटरी है। बट बाद में इसको समझ आ गया कि भाई साहब ये तो गलत हो रहा है, ये तो होना नहीं चाहिए था भाई ऐसा, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो बाद में जब इंडियंस ने थोड़े से दंगे शुरू किए, भाई ये तो गलत बात है, हमें स्वदेशी मूवमेंट यहाँ पे शुरू की गई, ठीक है। आमर सोनर बांग्ला, ये आपका जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सॉन्ग था, ये उनके द्वारा गाया गया। तो पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, मास्ट पॉलिटिकल प्रोटेस्ट होने के बाद 1911 के अंदर, कब भाई, 1911 के अंदर इसको क्या कर दिया गया, अनल कर दिया गया, अनल्ड हो गया ये भाई साहब, कि भाई साहब ये जो पार्टीशन है इसको दोबारा से मर्ज कर दिया जाए, इन दोनों को दोबारा से मिला दिया जाए, ठीक है भाई, ये आपको याद रखना है। वो बात अलग है, 1947 के बाद जो ईस्ट बंगाल आज की डेट में वो आपके पास क्या है, बांग्लादेश है, ठीक है, ये बांग्लादेश है आज की डेट में, ठीक। और वेस्ट बंगाल तो अपने इंडिया में वेस्ट बंगाल है ही, ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल का पता चला किसने किया था, क्यों किया था, क्या रीज़न था, आज की डेट में क्या है, बाद में अम्यूलमेंट क्या हुई, कब हुई, किसने की। तो ये था आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल की एक छोटी सी कहानी जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है जी। चलो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यस बड़ा ही प्यारा सवाल है भाई। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखी हैं, यूजिंग कोड आपको बताना है कौन सा वाला कहाँ पे सही मैच हो रहा है। दादा भाई नरोजी, एनी बेसेंट, गोपाल कृष्ण गोखले, श्री अरबिंदो घोष। यस कौन सा वाला क्या सही है ये आपको बताना है। दादा भाई नरोजी, क्या ये होम रूल लीग इन्होंने स्टार्ट की थी, नहीं भाई। क्या इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ द सोसाइटी शुरू की थी, दादा भाई नरोजी, नहीं जी। क्या इन्होंने, ये 3 टाइम प्रेसिडेंट रहे थे आईएनसी के, बिल्कुल सही बात है, मतलब कि ए का हो गया 3rd, ठीक है, ए का हो गया 3। अब यहां देखो ए का 3 किस में है, 3rd में भी है, 4th में भी है, मतलब ये दो तो इसके आंसर नहीं होने के। चलो अब बात करते हैं किसकी भाई साहब, एनी बेसेंट की। एनी बेसेंट कौन थी, जो होम रूल लीग में थे, ठीक है भाई साहब, इन्होंने होम रूल लीग स्टार्ट किया था 1916 के अंदर। क्लियर, ये आपको याद रखना है एनी बेसेंट जी। तो बी का हो जाएगा 1, ठीक है, बी का हो जाएगा आपका 1, ए का 3 बी का 1, ए का 3 बी का 1, ए का 3 बी का 1। अगेन दोनों में यही सही सिमिलरिटी, आगे हमें एक पार्ट और पढ़ना पड़ जाएगा भाई। गोपाल कृष्ण गोखले जी के, गोखले जी ये कौन है भाई साहब, इन ये वो हैं जिन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी स्टार्ट की। सी का हो जाएगा 2, सी का 2, सी का 4, ये गलत हो गया, सी का 2 सही है, डी का 4 ही है। श्री अरबिंदो घोष, ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, जो बाद में इन्होंने पुडुचेरी में अपना एक आश्रम खोल के वहाँ पे स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट कर दी थी, ठीक है भाई, ये आपको याद रखना है। तो आपका 3rd हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर। दादा भाई नरोजी की बात करूँ तो इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी भी इन्होंने दिया था, ये आपको याद रखना है। ये 3 टाइम आपके आईएनसी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ठीक है भाई साहब। एनी बेसेंट के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो एनी बेसेंट कौन थी भाई साहब, ये वो हैं, एनी बेसेंट एक सोशलिस्ट थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी भी इन्होंने स्टार्ट की थी यहाँ पे, और ये क्लोज एसोसिएट थी आपकी बाल गंगाधर तिलक जी की, ठीक है भाई। इन्होंने ही होम रूल लीग स्टार्ट किया था, किसके साथ मिलके, बाल गंगाधर तिलक जी।
तिलक जी के साथ मिलके इन्होंने होम रूल लीग स्टार्ट किया था। ठीक है भाई। नेक्स्ट आपके पास है जीके गोखले जी। जीके गोखले जी हैं ये सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी इन्होंने फाउंड किया था। ये मॉडरेट पॉलिटिकल व्यूज़ रखते थे, मॉडरेट एरा की ये आपके आते थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद श्री अरबिंदो घोष जी हैं, ये इन्होंने योगा और स्पिरिचुअलिटी को फाउंड किया था। आश्रम पौंडुचेरी में इन्होंने अपना शुरू किया था। अनुशीलन अरबिंदो घोष जी ने ही अनुशीलन, ठीक है, अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति जो है ये भी इन्होंने फाउंड की थी। ये भी एक रेवोल्यूशनरी एक्टिविस्ट एक इनकी ऑर्गेनाइजेशन थी, संस्था थी। ठीक है, तो भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड वन। क्लियर है? अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। Who among the following revolutionaries was associated with स्वदेश बांधव समिति? स्वदेश बांधव समिति से इनमें से कौन थे जो भाई साहब रिलेट करते थे? स्वदेश बांधव, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, अश्विनी कुमार दत्त। यस, कौन थे भाई साहब जो आपके एसोसिएट करते थे आपके स्वदेश बांधव समिति, स्वदेश बांधव समिति? यस, तो ये आपके थे अश्विनी कुमार दत्त जी। ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अश्विनी कुमार जी जो थे ये इन्होंने फाउंड किया था स्वदेश बांधव समिति को। कब किया था फाउंड भाई? 6 अगस्त 1905। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ तो उसके बाद इन्होंने स्वदेश बांधव समिति का जो है ऑर्गेनाइजेशन की थी। ये ऑर्गेनाइजेशन जो थी ये फॉर्म की गई थी ताकि जो कंजम्पशन ऑफ स्वदेशी गुड्स है उसको हम लोग प्रमोट कर सकें। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये कहाँ पे एस्टेब्लिश की गई थी आपको ये भी पता होना चाहिए, बारिसल में। ओके, कहाँ पे? बारिसल के अंदर ये की गई थी। आज की डेट में ये जगह बांग्लादेश में आपको देखने को मिलती है मेरे भाई। ठीक है, क्लियर? ये भी आपको याद रखना है। और ये इनका एक वीकली पेपर भी आता था अश्विनी कुमार जी का, जिसका नाम था आपका बारिसल हितैषी। ओके, बारिसल हितैषी इनका एक वीकली ये जर्नल आता था, न्यूज़पेपर आता था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अश्विनी कुमार दत्ता जी ही हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं आपका जो हमारा कोऑपरेटिव हिंदुस्तान बैंक है उसकी एस्टेब्लिशमेंट के लिए। ठीक है, कोऑपरेटिव हिंदुस्तान बैंक। ठीक है, ये भी एस्टेब्लिशमेंट में कौन आपके थे? जो 1908 में हुआ था। ठीक है भाई, ये भी आपको याद रखना है रिगार्डिंग दीज ऑल। चलो अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी भगत सिंह जी की। भगत सिंह जी जो है भाई साहब ये बांगा के अंदर पैदा हुए। ठीक है, बांगा, ठीक है, बांगा डिस्ट्रिक्ट पंजाब प्रोविंस। ठीक है, और ये जो आज की डेट में फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट है पंजाब के अंदर जो पाकिस्तान में है, वहाँ पे ये पैदा हुए थे। 1928 में शिवराम राजगुरु के साथ मिलके इन दोनों ने रिवोल्यूशनरी ग्रुप जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ये यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट किया था। और ये इंडियन रिवोल्यूशनरी थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और इन्होंने ही सेंट्रल असेंबली पे बॉम्ब किया था, उसकी वजह से ये भाई फिर इनको जेल कर दी गई थी। ठीक है भाई, नेक्स्ट थे आपके चंद्रशेखर आज़ाद जी। चंद्रशेखर आज़ाद जी जो हैं हमारे काफ़ी पॉपुलर पर्सनैलिटी है। इनका नाम पूरा था चंद्रशेखर तिवारी, बट इनको बाद में चंद्रशेखर आज़ाद जी के नाम से जाना जाता था। ये रेवोल्यूशनरी लीडर और फ्रीडम फाइटर थे। चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह जी ने दोनों ने मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में फाउंड की थी। इसको बाद में रीनेम कर दिया गया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA। इसको पहले HRA नाम से ही आपका था। ठीक है, HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, बाद में इसको HRSA हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन इसको नाम दे दिया गया था। ये आपको याद रखना है। ये काकोरी ट्रेन एक्शन कांड जो था, हत्याकांड 1925 वाला, उसमें ये इन्वॉल्व थे। ये भी आपको याद रखना है रिगार्डिंग चंद्रशेखर आज़ाद जी। क्लियर है भाई? चलो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। Which of the following was a political demand of moderates in Indian freedom struggle? Indian freedom struggle के तहत हमारे जो moderates थे इनकी डिमांड्स क्या हुआ करती थी, ये आपसे यहाँ पूछा गया है। होल्डिंग ऑफ इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन साइमल्टेनियसली इन इंग्लैंड एंड इंडिया। ओके जी। स्प्रेड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन
among the masses. Okay जी. In the beginning of 20th century, they demanded for Swaraj within the British Empire, similar to the self-governing colonies in Canada and Australia. या फिर सभी के सभी. तो बिल्कुल भाई साहब ये सही बात है. सभी की सभी जो पॉलिटिकल डिमांड्स थी वो मॉडरेट्स ने रखी थी. मॉडरेट्स बिलीव करते थे कि भाई साहब रिटर्न में एप्लीकेशन दो, वो आगे से आपको बोलेंगे ठीक है ये आपका काम हो जाएगा या नहीं होगा. एक्सट्रीमिस्ट ऐसा नहीं करते थे. एक्सट्रीमिस्ट दंगे करते थे. वो बोलते थे जो चीज़ चाहिए हमें तो वो छीननी है भाई, प्यार से नहीं. हमारा हक है, हम हमारी चीज़ है, हमारा हिंदुस्तान है. ये गोरे लोग यहाँ पे आके कैसे हक कर रहे हैं. ठीक है. तो वो यहाँ पे क्या करते थे, एक्सट्रीमिस्ट लोगों का क्या करता, वो दंगे करते थे. सीधा मासिस को लेते थे, चलो भाई आ जाओ. ठीक है. तो ये आपका था. और ये जो मॉडरेट्स थे ये हाथ जोड़ने वाले थे. प्लीज़ साहब ये कर दो, प्लीज़ साहब ये काम कर दो, प्लीज़ साहब वो काम कर दो. ये सब चीज़ें इनकी हुआ करती थी. ठीक है भाई. तो ये सभी इनकी डिमांड्स हुआ करती थी. इसके साथ साथ मिलिट्री एक्सपेंडिचर को कम किया जाए, ये भी इनकी डिमांड होती थी. जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट किया जाए, ये भी इनकी डिमांड होती थी मॉडरेट्स की. उसके बाद सेल्फ गवर्नमेंट जो इंडिया को है वो ग्रांट किया जाए ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा, ये भी इनकी डिमांड होती थी. मॉडरेट्स की पहले डिमांड हुआ करती थी कब तक भाई, 1928 तक. ये इनकी डिमांड होती थी डोमिनियंस की. ठीक है. ये भी आपको याद रखना है, डोमिनियंस की बड़ी डिमांड रखा करते थे. डोमिनियंस मतलब साथ साथ में रूल करते हैं, आप भी करो बट हमें भी साथ में रूल करने का मौका दीजिए. तो ये कौन थे भाई, मोतीलाल नेहरू. ठीक है. मोतीलाल नेहरू, जो इनका नेहरू रिपोर्ट था उसके अकॉर्डिंग भी इन्होंने डोमिनियंस की बात की थी. तो 29 में जब इनका बेटा आ गया तो इन्होंने बोला डोमिनियंस नहीं चाहिए भाई हमें, तुम्हारे साथ क्यों रूल करेंगे हम भाई अपना देश है, हम खुद रूल करेंगे, चलो तुम निकलो. तो 1929 के बाद पूर्ण स्वराज का जो मेन मुद्दा था वो यहाँ पे स्टार्ट हो गया था. ठीक है भाई. चलो आ जाओ अगले सवाल पर भाई. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एजुकेशन रिफॉर्म्स इन इंडिया. एजुकेशन रिफॉर्म्स जो इंडिया में है इसके रिगार्डिंग आपको दो स्टेटमेंट्स दी रखी हैं. ये बताना है आपने कौन सी वाली यहाँ पे सही दी गई है. चलें जी. पहला बोला गया है रेलिग कमीशन वॉज सेटअप इन 1902 एंड इट्स ऑन रिकमेंडेशन द इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 वॉज पास्ड. इसी के रिकमेंडेशन पे क्या यूनिवर्सिटीज एक्ट जो 1904 का था वो पास किया गया था. चलो आगे देखते हैं. हंटर एजुकेशन कमीशन केम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड रिपन. क्या ये सही बात है. अब इन्होंने बोला है इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट है सही है. तो ये भाई साहब दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपकी सही हैं. ठीक है. दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स आपकी सही दे रखी हैं. हंटर एजुकेशन कमीशन की अगर मैं आपसे बात करूं, ठीक है, ये आपके पास आया 82 एंड 83 के अंदर, जब आपके पास कौन होता था, लॉर्ड रिपन हुआ करता था. ठीक है. बिल्कुल सही बोला इन्होंने. तो स्टेटमेंट सेकंड तो आपके पास यहाँ पे सही बात बोली हुई है. और ये कमीशन जो थी ये क्या रिकमेंड करती थी, स्पेशल केयर की जाएगी स्टेट की और एक्सटेंड किया जाएगा इम्प्रूवमेंट प्राइमरी एजुकेशन के अंदर. प्राइमरी एजुकेशन जो है वो वर्निकुलर मीडियम में होनी चाहिए, जो मदर भाषा है मातृभाषा में होनी चाहिए. सेकेंडरी एजुकेशन 2 डिविजन्स में होना चाहिए, एक लिटरेरी जो स्कूलों में हम पढ़ते हैं, एक वोकेशनल छुट्टियों में कहीं भेज के इनको भाई साहब कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एडिशन भी पढ़ाना चाहिए. ठीक है. ये भी आपको याद रखना है रिगार्डिंग हंटर एजुकेशन कमीशन. देन आपके पास आ जाता है इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट. ठीक है. जो आपका पास होता है कब भाई साहब, 1904 में, जब कौन होते हैं, लॉर्ड कर्जन. किसके टाइम पे है ये, लॉर्ड कर्जन, क्योंकि पार्टीशन भी बाद में 1905 में यही करते हैं. ठीक है. ये फॉर्म किया गया रिकमेंडेशन किसकी तहत भाई, रेलिग कमीशन के तहत. ठीक है. ये रेलिग कमीशन भी आपको याद रखनी है. तो इसी के तहत आपका जो ऑप्शन 1 है ये भी सही हो जाता है. ठीक है भाई साहब, ये आपको याद रखना है. और यूनिवर्सिटीज़ इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 वाला है, इसके तहत यहाँ पे बोला गया था स्टडी और रिसर्च पर अटेंशन दी जाए. ठीक है. स्टडी और रिसर्च के अंदर जो है वो अटेंशन दी जाए. उसके बाद जो फेलो हैं यूनिवर्सिटी के और उनका पीरियड है ऑफिस का उसको रिड्यूस किया जाए. 5 लाख रुपीज़ यहाँ पे सेंक्शन किया गया था 5 साल के लिए. ठीक है. कितना, 5 लाख रुपया भी सेंक्शन किया गया था आपका 5 साल के लिए. ये यूनिवर्सिटीज़ एक्ट के तहत के ये यूनिवर्सिटीज़ पे हम लोगों ने लगाना है. ठीक है. ये भी आपको याद रखना है. कलकत्ता यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम्स को स्टडी करने के लिए हम लोगों ने सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन बैठाया था. ये भी आपको याद रखना है, सैडलर यूनिवर्सिटी कमिश्नर. देन आपके पास हर्टोग कमेटी आई थी 1929 में, जो एजुकेशन रिफॉर्म्स लेके आए थे. हर्टोग कमीशन. ठीक है. ये था रिगार्डिंग एजुकेशन रिफॉर्म्स इन इंडिया. उम्मीद करता हूँ काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हुई होंगी और आपकी रिवीजन हुई होगी. चलो जी आ जाओ अगले सवाल पर. इन 1905 द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी वाज फॉर्म्ड बाई. अभी हम लोगों ने ये चीज़ ऊपर पढ़ी है भाई.
मुझे नहीं लगता ये मुझे दोबारा आपको बताना चाहिए, आपको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन। अभी हम लोगों ने ऊपर ये पढ़ा है। श्यामाजी कृष्ण वर्मा जी, गोपाल कृष्ण गोखले जी, दादा भाई नारोजी या फिर महात्मा गांधी जी। तो ये किसने की थी फाउंड भाई? आपकी सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। यस बताओ, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी किसने फाउंड की थी? आपकी गोपाल कृष्ण गोखले जी के गोखले। ठीक है भाई साहब, ये आपके पॉलिटिकल गुरु भी थे महात्मा गांधी जी के। ठीक है भाई, इन्होंने ये फाउंड की थी कब? पुणे के अंदर फाउंड की। पुणे इज इन महाराष्ट्र 1905 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है भाई, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी ठीक है। श्यामा जी कृष्ण वर्मा जी के बारे में आपको मैंने बताया था। ये इन्होंने आपका इंडियन हाउस ऑर्गेनाइजेशन हाई गेट में स्टार्ट की थी, जो बाद में इसको एडिट करके इंडियन सोशलॉजिस्ट बोला गया था। 1905 में ही इन्होंने बोली थी ये। और ये लंदन के अंदर कब पब्लिश हुई थी? 1908 में ये फर्स्ट टाइम श्यामा जी कुमार वर्मा का जो पहला न्यूज़पेपर था आपका द सोशलिस्ट, इंडियन सोशलिस्ट। क्या नाम था भाई? इंडियन सोशलिस्ट। ये 1908 में कहाँ पे? लंदन के अंदर ये आपका पहली बार प्रेस में प्रिंट हुआ था, पब्लिश किया गया था इनके द्वारा। ये जर्नल 1905 से लेकर 1914 तक इनके द्वारा एडिट किया जाता था। देन आपके पास आ जाते हैं दादा नारोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको बोला जाता है। और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडिंग मेंबर थे, ये भी आपको याद रखना है। 3 टाइम ये आपके सेशन को प्रिजाइड कर चुके हैं आईएनसी के। ठीक है, आईएनसी के सेशंस ये 3 टाइम्स इन्होंने प्रिजाइड किया है, ये भी आपको याद रखना है। ये पहले इकलौती हैं जिन्होंने 3 टाइम प्रिजाइड किया है। ठीक है, इनकी एक इंपॉर्टेंट बुक थी, याद रखना है। उस बुक का नाम आपको पता होना चाहिए, दैट इज पॉवर्टी, ठीक है, एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, इसी बुक में इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो है वो थ्योरी दी थी। ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो थी वो इसी बुक के तहत इन्होंने दी थी भाई। क्लियर है? नेक्स्ट आपके पास दिए गए हैं भाई हमारे महात्मा गांधी जी। अब मुझे नहीं लगता इनके बारे में इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है, फादर ऑफ नेशन इनको बोला जाता है। अगला जो सेशन हमारा रहेगा भाई वो कहाँ से कहाँ तक रहने वाला है? 1906 से लेके 1918 तक। तो दैट इज़ आपका 1915 में हम लोग गांधी जी की एंट्री भी करवाएंगे, कैसे वो साउथ अफ्रीका से आए। तो वो चीज़ें हम लोग कब पढ़ेंगे? अगले सेशन में पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ भाई 1858 से लेके 1905 तक जितनी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुई थी या फिर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते थे वो सब आपको यहाँ पे रिवाइज हुआ होगा। ये पोर्शन कल आप लोगों ने रिवीजन करके आना है 1906 से लेके 1918 तक। ठीक है भाई, तो ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक कर दीजिएगा, बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब आप लोग कर ही दोगे। ठीक है, मिलेंगे आपसे अगले सेशन में। टिल देन गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।